ओके। सो आ जाइए फटाफट जो लोग रेडी है। और अगर आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी क्लियर है तो एक बार मुझे सिर्फ बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। सर आप शुरू करते हो सर फटाफट जो लोग रेडी है। और अगर आप सो लेट्स गो। चलो। सो हाय स्वरूप, हाय आनंद, हाय स्ट्रेंजर। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? हाय। ठीक है। सो ऑडियो वीडियो सब क्लियर है सबको? चलो। मिसिंग लेक्चर है सीए फाउंडेशन के। ठीक है। सो सीए फाउंडेशन के मिसिंग लेक्चर है। हाय स्वरूप, हाय मनोज, हाय मिस सोनी, हाय आदिति, हाय मोहित, हाय मुकेश, हाय अमित। ठीक है। ये सीए फाउंडेशन के मिसिंग लेक्चर है, तो इसके ऊपर कोई दूसरी इंटर या फाइनल की क्वेरी प्लीज मत पूछना। मैं बीच में आंसर नहीं कर पाऊंगा। अभी पूछना है पूछ लो, पर मैं बीच में आंसर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। सो ऑडियो वीडियो आई गेस क्लियर होगा। ऑडियो नहीं आ रहा है बेटा अभिषेक, बाकी सबको आ रहा है तो खुद के मोबाइल का थोड़ा सेटिंग चेंज कीजिए तो ऑडियो आएगा। ठीक है। तो 35 लोग हैं ऑनलाइन। अटेम्प्ट की कसम मैंने देना बंद कर दिया है। मैंने May 20 अटेम्प्ट की कसम दी थी तो अटेम्प्ट ही मर गया, तो फिर आजकल मैंने अटेम्प्ट की कसम देना बंद कर दिया। अटेम्प्ट मर जाते हैं यार कोविड वोविड के चक्कर में, तो अटेम्प्ट की कसम देना बंद कर दिया है मैंने लोगों को, क्योंकि लोग चीज नहीं करते फिर अटेम्प्ट मर जाते हैं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। जो भी फाउंडेशन के मिसिंग लेक्चर्स के लिए आए हैं, पहले तो मैं बता दूं कौन कौन सी चीजें मेरे तरफ से मिसिंग है। ये पहले कंफर्म कर लो, फिर उसके बाद में अपने हिसाब से बताना कि सर ये हुआ या नहीं हुआ, या वो हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। तो मेरे तरफ से फाउंडेशन के जितने लोगों ने लेक्चर्स लिए या लास्ट टाइम उसके पहले अगर किसी ने देखे होंगे, तो मेरे तरफ से क्या क्या पेंडिंग है। हालांकि ये लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड किए थे, मतलब इन लेक्चर्स की किस्मत इतनी खराब है कि एक बार रिकॉर्ड कर चुका हूं, फिर उसके बाद में लेक्चर दे चुका हूं, फिर वो एक बार वापस करप्ट हुए और फिर उसके बाद में वापस एक बार लेने पड़ रहे हैं। मतलब बस यही लेक्चर है जिनकी किस्मत खराब है। ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। क्रॉस ऑफर वगैरह वापस से वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अभी जो सिर्फ मिसिंग लेक्चर है हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। सबसे पहले मिसिंग में है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपका मिसिंग है सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका मिसिंग है, ये चीज को याद रखना। ठीक है। उसके बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिखेगा गारंटी इंडेमनिटी वगैरह। तो मैं आपको बोल दूं गारंटी इंडेमनिटी, बेलमेंट प्लेज, बेलमेंट प्लेज एंड एजेंसी, ये सीए फाउंडेशन लेवल पे अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ये चीजें मैंने आपके नोट्स के अंदर देके रखी है, ये चीजें मैंने आपके नोट्स के अंदर देके रखी है। पर गारंटी इंडेमनिटी, बेलमेंट प्लेज ये मिसिंग नहीं है, ये अप्लीकेबल ही नहीं है आपको। ये सिर्फ नोट्स के अंदर मैंने नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू देके रखी है। ये आपके नोट्स में कहां से शुरू होती है वो भी मैं आपको दिखा दूं। जैसे ही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा लास्ट टॉपिक, उसके बाद में आपका शुरू हो जाएगा गारंटी, बेलमेंट प्लेज वगैरह। जो नॉर्मली गारंटी इंडेमनिटी शुरू होता है पेज नंबर 5.42 वगैरह से, ठीक है, 41 से। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी गारंटी यहां से जो है ये सीए फाउंडेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए फाउंडेशन वालों लेक्चर मत मांगना, ये सीए इंटर के लिए अप्लीकेबल है। पर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपके बुक में मैंने दे के रखा है, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। सो प्लीज कृपया करके इसके लेक्चर ना मांगे। ठीक है, ये चीज को याद रखना। दूसरी चीज सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर और कुछ मिसलेनियस पोर्शन बाकी है। मतलब ये भी लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था और ये लेक्चर भी करप्ट हुआ। मतलब इन 2-3 लेक्चर की किस्मत ही खराब है। सो अनपेड सेलर का जो लेक्चर है वो आपका पेंडिंग है। अनपेड सेलर प्लस कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स है, वो लेक्चर आपका पेंडिंग है, तो वो भी हम कंप्लीट करेंगे। और तीसरा कंपनीज एक्ट के अंदर बच्चे बोल रहे थे कि पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी का आपका बाकी है, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी का बाकी है, तो ये चीजें हम करेंगे।
आज मैं आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं, ये पहला लेक्चर है आज का मिसिंग लेक्चर में। फिर दूसरे लेक्चर में कल मैं अपलोड करूंगा, कल लाइव नहीं लूंगा, तो कल मैं अपलोड करूंगा एक लेक्चर जिसके अंदर पब्लिक प्राइवेट और ओपीसी के कॉन्ट्रैक्ट है। ये कल ही मैंने पढ़ाया था सीए इंटर में, हालांकि सेम ही सिलेबस है, पूरा का पूरा इन डिटेल पढ़ाया है। 2 घंटे का लेक्चर है पब्लिक प्राइवेट और ओपीसी के बारे में। ये मिसिंग है तो इस चीज को आपने करना है। और फिर उसके बाद में थर्ड लेक्चर परसों के दिन, डे आफ्टर टुमारो, हम देखने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट का लेक्चर, नॉर्मली इसी समय पे 6 बजे। ठीक है, तो ये चीज को आपने याद रखना। ये 3 लेक्चर आपके हो जाएंगे तो आपका कोई भी लेक्चर पेंडिंग नहीं रहेगा, कोई भी कंटेंट पेंडिंग नहीं रहेगा। समझ में आया तो मुझे एक बार प्लीज हाँ बोल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ बच्चों को समझ में आया है। इसके एडिशन में अगर आपको कुछ लग रहा है मिसिंग है तो बताइए, पर मैं अभी नहीं बता पाऊंगा कि वो मिसिंग है क्या, या मैं कल के लेक्चर या परसों के लेक्चर के अंदर कंफर्म करूंगा। ठीक है सर, मेरे सीए इंटर की 3 बुक आई। बेटा सीए इंटर के क्वेरी यहां ना पूछे, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जब सीए इंटर का लाइव स्ट्रीम होता है उसके अंदर आप क्वेरी पूछ सकते हो। और अगर 3 बुक ही है तो फिलहाल 3 बुक और पीडी ही है। एमसीक्यू बुक आपको बोल दूं, एमसीक्यू बुक आपको देने वाले हैं सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने खुद के एमसीक्यू रिलीज किए हैं। वो इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू का डिस्कशन हम यूट्यूब पे कर लेंगे बाद में, मई जून के आसपास। ठीक है, ओके, ये सब क्लियर है सबको? इतने ही टॉपिक है जो आपके पेंडिंग है। चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कूट मिसिंग नहीं है, पार्टनरशिप लेक्चर स्ट्रेट अवे फर्स्ट पार्ट से ही शुरू किया गया है। ठीक है, सो टेंशन मत लेना। उसके बाद में अटेम्प्ट नहीं है फिर भी सुनने आए हो स्वरूप, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू सो मच बेटा। आफ्टर लेक्चर 32 कोई न्यू लेक्चर नहीं है, एग्जिस्टिंग लेक्चर ही है, और ये मई जून तक के ऐसे ही चलने वाले हैं, तो कोई न्यू लेक्चर नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसी के अंदर आता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही आता है, तो वही कंसिडर करने वाले हैं वनीशा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन हो चुका है। नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला भूतनाथ वर्सेस राजलुखी देवी वाला केस था, एक बार वापस से देखिए लेक्चर प्रॉपरली। मंगल पोर्शन कब तक खत्म होना चाहिए? मेरा पोर्शन तो खत्म हो चुका है, सिर्फ ये 3 लेक्चर बाकी है। मुझे नहीं पता बेटा, क्लास 12th के पहले आप फाउंडेशन दे सकते हो क्या? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एक बार इंस्टीट्यूट से कंफर्म कीजिए मनोज। कल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे, अभी नहीं बोल पाऊंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वनडे रिवीजन डाला है उसको देखिए बेटा। कल पेपर है तो मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तुम इसको क्रैक करके आओगे, तोड़ के फोड़ के मरोड़ के आ जाना। कल पेपर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम सब बच्चों को। तुम एकदम पास हो जाओ, तुम्हारा रिजल्ट पास आ जाए, एग्जामिशन डिस्टिंक्शन पूरे के पूरे मार्क मिल जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, वनडे रिवीजन डाला है उसको देख लीजिए, उसके अंदर सब मेंशन करके रखा है मैंने। ये लेक्चर सभी अटेम्प्ट के लिए, फाउंडेशन में अमेंडमेंट्स नहीं आते, तो ये सभी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। कुछ भी सवाल ना पूछे फाउंडेशन से, इंटर पे आके पूछिए सवाल कि कौन से अटेम्प्ट के लिए। आप फाउंडेशन में यहां मतलब सीए के अंडे में से फूटे नींद कौन सा अमेंडमेंट है पूछ रहे हो। फाउंडेशन में अमेंडमेंट नहीं होते, बहुत रेयरली होते हैं, 5-6 अटेम्प्ट में एक हाथ बार आएगा। चल बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। यहां से मैं लेक्चर रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं, सो नालायक बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर्स। ठीक है, अभी कमेंट्स करना बंद कीजिएगा, मैं बीच में एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। लेट्स गो। सो मेरे प्यारे नालायकों, ठीक है मेरे प्यारे नालायकों, कितना मतलब कितना विरोधाभास है ना इसमें। मेरे को मालूम है फाउंडेशन के सब बच्चे तुम पहले से ही नालायक थे, तुम्हारे साथ पढ़ पढ़ के मैं भी नालायक हो गया। तो मेरे प्यारे नालायकों, आज हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स तक के हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सिर्फ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा बाकी है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। रेडी, लेट्स गो। सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखो तो मैंने एक बहुत सारा प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बनाया है जो है मल्टी कलर। कलरफुल चीजें देखने की इच्छा होती है ना लाइफ में, ऐसे कोई कलरफुल चीज हो तो देखने की इच्छा होती है, अगर वही ब्लैक एंड व्हाइट वाली चीज हो तो कोई नहीं देखता। क्लियर है? हालांकि ब्लैक कलर में भी अच्छी लगती, बट एनीवेज, तो मल्टी कलर चीज देख रखी है मैंने रिगार्डिंग डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। रेडी, लेट्स गो। सबसे पहली बात, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस हो सकता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है, हर एक को एक्सप्लेन करूंगा, पहले रीड कर लू। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है, उसके बाद में लैप्स ऑफ टाइम की वजह से हो सकता है, एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से हो सकता है। क्लियर है सबको? हाँ है ना? उसके बाद में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से भी हो सकता है, रेमिशन, अकॉर्ड, सेटिस्फैक्शन, निग्लेक्ट और रिफ्यूजल। ये अलग अलग कुछ 8 पैरामीटर्स दिए हैं फॉर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टोटल 8 पैरामीटर्स है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के।
क्लियर है? ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। अब इसके अंदर मैं बोलूं तो एक एक पॉइंट को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब यहीं पे लिख के रखो शॉर्ट शॉर्ट में तो आइडिया आएगा। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकता है, इसका मतलब है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट टोटल कंप्लीट कर दिया, टोटल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल स्टोर में गए और मेडिकल स्टोर वाले को आपने बोला कि मेरे को ये स्पेसिफिक दवाई चाहिए, नालायक को दवाई चाहिए। तो मेडिकल स्टोर वाले को आपने बोला मेरे को स्पेसिफिक दवाई चाहिए, टूथब्रश चाहिए, या तो फिर जो भी तुमको चाहिए। तो वैलेंटाइंस डे नजदीक आ रहा है, बाकी और कुछ नहीं। सो आपने मेडिकल वाले को बोला कि मेरे को स्पेसिफिक दवाई चाहिए। मेडिकल वाले ने आपको स्पेसिफिक दवाई दी, बदले में आपने उसको कैश दे दिया, और यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। यहां पे आपका क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ये है टोटल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। एक हाथ दो, एक हाथ लो, बात खत्म करो। क्लियर है? टोटल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक डिस्चार्ज का तरीका है, इससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बहुत खतरनाक होता है, तो आइए धीरे धीरे इसको पढ़ते हैं। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस 5 तरीके से डिसाइड हो सकता है। हर एक का एग्जांपल दूंगा, समझने में आसानी होगी। सबसे पहला इंपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन हो गया, एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देना मित्रों। एक्सीडेंटल डिस्चार्ज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, मिस्टर सल्लू ने एक एंटिक पीस लाया, विंटेज पीस, एंटिक कलेक्शन लाया। मिस्टर सल्लू ने एक एंटिक कलेक्शन लाया। फॉर एग्जाम्पल, एक पुरानी मूर्ति लाई, एक पुरानी पेंटिंग लाई। मिस्टर सल्लू ने एक पुरानी एंटिक पेंटिंग लाई और उस एंटिक पेंटिंग के बदले में उसने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस ऐश से। मिस ऐश तो पता ही होगा, मिस्टर सल्लू, मिस ऐश। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मिस्टर सल्लू ने ऐश को बोला कि मैं एंटिक पेंटिंग आपको बेचूंगा, बदले में मिस ऐश ने बोला ओके, मैं मेरी तरफ से तुमको ₹10 लाख दूंगी, 10 लाख दूंगी अगर ये एंटिक पेंटिंग आप मेरे को बेचोगे। इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। मिस्टर सल्लू प्रॉफिट कमा सकता था, लेकिन ये एंटिक पेंटिंग के ऊपर एक और बंदे की नजर थी जिसका नाम था मिस्टर विवेक। मिस्टर विवेक ने जब देखा कि मिस्टर सल्लू एंटिक पेंटिंग ऐश को बेच रहा है, पर एंटिक पेंटिंग मिस्टर विवेक को चाहिए थी, उसको प्रॉफिट कमाना था, तो मिस्टर विवेक ने ये कॉन्ट्रैक्ट, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। एंटिक पेंटिंग सिर्फ डिलीवर करना बाकी है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एंटिक पेंटिंग सिर्फ डिलीवर करना बाकी है। मिस्टर विवेक ने इस एंटिक पेंटिंग के ऊपर डिलीवरी के पहले ढूंढ के निकाला, और उस एंटिक पेंटिंग के ऊपर मिस्टर विवेक ने खुद के तरफ से और डिफरेंट काइंड का पेंटिंग कर दिया, रंग वंग मार दिया, उसको ऐसे मड़वड़ में लेके गया, चिखल विखल में ऐसे उसको पूरा मिट्टी विट्टी डाल के उस पेंटिंग के 12 बजा दिए। अब आप देखो, पेंटिंग में मेन सब्जेक्ट मैटर ही पेंटिंग खुद होता है, दैट इज एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अभी एक्सीडेंटल इन दोनों के हिसाब से तो एक्सीडेंटल है, भले ही विवेक के लिए इंटेंशनल हो, विवेक से एक सल्लू डैमेजेस क्लेम कर सकता है, पर ये दोनों के लिए तो एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही है। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐश को सल्लू खुद के उसके पैसे वापस कर देगा, और ये जो एंटिक पेंटिंग है इसके लिए डैमेजेस वो विवेक से क्लेम करेगा। ये एक पहला एग्जांपल। और भी एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के एग्जांपल हो सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर आते आते डिस्ट्रक्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर सैफ से। तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर सैफ से कि मिस्टर तैमूर का एक याच है, याच समझते हो आप? याच, एक याच, देखो कितना मस्त याच ड्रॉ करके देता हूं आपको। मिस्टर तैमूर का एक याच है, याच दिख रहा है, याच, यहां पे मिस्टर तैमूर खड़े, और मिस्टर तैमूर का एक याच है, यॉट, ठीक है, पानी के ऊपर यॉट है। कोई स्त्री नहीं बोलेगा इसको, स्त्री नहीं है वो, प्रेस नहीं है, नालायक लोगों, स्त्री बोल रहे, बोले स्त्री का, चुप। मिस्टर तैमूर का एक यॉट है
और ये यॉट मिस्टर तैमूर ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो सेल करेगा मिस्टर सैफ को ₹10 करोड़ में। मिस्टर सैफ ने इसके लिए मिस्टर तैमूर को ₹10 करोड़ एडवांस दे दिया। एडवांस कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? मिस्टर तैमूर को एडवांस दे दिया 10 करोड़, ठीक है। और ये याच, एक दिन तूफान आया और याच डूब गया, पानी के अंदर घुस गया, ठीक है। ऊपर से मिस्टर तैमूर बचा। अब डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो याच था वही डूब गया, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट था वही डूब गया, एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर चला गया। तो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तभी होता है एक्सीडेंटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में, ये कॉन्ट्रैक्ट तभी डिस्चार्ज होता है बच्चों, ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ये कॉन्ट्रैक्ट आपका तभी डिस्चार्ज होगा जब रिप्लेसेबल कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, रिप्लेसेबल प्रोडक्ट इज अनअवेलेबल। रिप्लेसेबल प्रोडक्ट इज अनअवेलेबल। जैसे आपने एक बोरी गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक बोरी गेहूं आप किसी को बेचोगे और आपका एक बोरी गेहूं डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, आप दूसरे बोरी का गेहूं लाके उसको दे सकते हो, बिकॉज ये रिप्लेसेबल प्रोडक्ट है। एंटिक कलेक्शन में इट इज इररिप्लेसेबल, याच के केस में इट इज इररिप्लेसेबल बिकॉज ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप रिप्लेसेबल प्रोडक्ट है, जैसे आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया आईफोन 1 बेचोगे, वो डिस्ट्रॉय हो गया, दूसरा आईफोन लेके आप उसको बेच सकते हो। यहां ये मत बोलना सर दूसरा याट लेके हम बेच सकते हैं, या यहां ये मत बोलता दूसरा एंटिक कलेक्शन या पेंटिंग लेके बेच सकते हैं ना, उसमें थोड़ा सा रीजनेबिलिटी आपने बरतना चाहिए। दूसरा, और डिस्चार्ज ऑफ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी से कैसे होगा? नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। ये तो हमने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑलरेडी देखा हुआ है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, चाइना नहीं नालायक अमित पटेल। सो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा है कि कोई अगर चीज स्पेसिफिक हुई नहीं सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो ऐसे सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे हमने बोला कि भाई मैं तेरे को आईफोन बेचूंगा, अगर स्पेसिफिक शिप वो आईफोन का स्टॉक लेके मेरे पास आती है 10 तारीख के पहले या 20 तारीख के पहले या 30 तारीख के पहले, और शिप उधर की उधर डूब गई, कंडीशन कंप्लाई नहीं होगी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। तीसरा, इनकैपेसिटी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में इनकैपेसिटी है पर्सन की, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट कुछ 5 लोग नहीं कर सकते। सबसे पहले माइनर नहीं कर सकता, इनकैपेसिबल टू परफॉर्म। दूसरा, अनसाउंड पर्सन नहीं कर सकता। 5 लोग बोलो फटाफट मुझे कमेंट्स के अंदर, कौन कौन नहीं कर सकता? नालायक को मैं 5 सेकंड राह देखने वाला हूं, याद रहने चाहिए पांचों के पांचों लोग जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। फटाफट बोलो, राह देख रहा हूं मैं, राह देख रहा हूं, फटाफट अर्जेंट में तूफान बोलो बोलो। कोई नहीं बोल रहा, एक जन कमेंट नहीं कर रहा, कोई है 50 लोगों में, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में तीसरा ल्यूनेटिक, ठीक है। उसके बाद में चौथा अनसाउंड माइंड, नहीं अनसाउंड माइंड तो हो गया, अनसाउंड माइंड में ल्यूनेटिक आता है, माय मिस्टेक। फिर चौथा आता है अलायन एनिमी, जो आपके लिए एलियन एनिमी था। कुछ याद आया जिंदगी के अंदर, है ना? फिर उसके बाद में कॉन्विक्ट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कॉन्विक्ट, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्विक्ट होता है। और पांचवा फॉरेन डिप्लोमेट, फॉरेन डिप्लोमेट। बहुत बढ़िया, सबको याद है इसका मतलब। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। 5 लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इनकैपेसिटी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना तो समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स टेक एन, ठीक है। समझो रेहा चक्रवर्ती, रेहा चक्रवर्ती, रेहा चक्रवर्ती पता है ना आपको? रेहा चक्रवर्ती ने कॉन्ट्रैक्ट किया महेश साहब से, महेश भट्ट साहब। रेहा चक्रवर्ती ने कॉन्ट्रैक्ट किया महेश भट्ट साहब से कि भाई महेश भट्ट साहब को रेहा चक्रवर्ती महेश भट्ट साहब के कॉन्सर्ट में डांस परफॉर्मेंस करेगी, डांस परफॉर्मेंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? है ना? अब समझो जिस दिन डांस परफॉर्मेंस ड्यू था, डांस परफॉर्मेंस ड्यू था 14 फरवरी 2021 को। 14 फरवरी तुम्हें पता ही होगा, सॉरी तुमको कैसे पता होगा? तुम तो सीए के स्टूडेंट हो, तुमको तो पता ही नहीं होगा, तुम्हारा तो स्टेटस झंड है। मतलब 3 स्टेटस लोगों के लिए सिंगल, कमिटेड, कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हारे चौथा स्टेटस झंड, तो तुमको 14 फरवरी कैसे होगा? मुझे तो ऐसा लगता है सभी सीए स्टूडेंट की विश होगी, सभी सीए स्टूडेंट विश कर रहे होंगे कि भैया 14 फरवरी को पूरी इंडिया में लॉकडाउन घोषित कर दिया जाए, क्योंकि तुम्हारा तो कोई नहीं है ना जिंदगी के अंदर, तुम्हारी तो जिंदगी झंड है। सो रेहा चक्रवर्ती ने डांस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करना था महेश भट्ट के प्रोग्राम में 14 फरवरी को, लेकिन खुशी के मारे रेहा चक्रवर्ती एक तो अनसाउंड हो गई डांस कॉन्सर्ट के टाइम पे,
या तो फिर रेखा चक्रवर्ती ने उस वक्त ड्रग्स ले लिए, ड्रग्स ड्रग्स दे दो मेरे को, ड्रग्स दो मेरे को, ड्रग्स दो। पता है सबको, है ना, देखा तो होगा। नेशन वांट्स टू नो, मुझे ड्रग्स चाहिए, ड्रग्स दो ड्रग्स दो, ये सब देखा तो होगा तुमने, है ना। तो रेखा चक्रवर्ती एक तो अनसाउंड हो गई, डॉन्स उस दिन 14 फरवरी को ड्रग्स ले लिए। अब ड्रग्स ले लिया मतलब ल्यूनेटिक, ड्रंकन इंटॉक्सिकेटर तो ल्यूनेटिक में आता है, और अनसाउंड हो गया। दैट इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। इस सिचुएशन के अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज इट इज इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, ये इनकैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट का। उसके बाद में देयर इज चेंज इन लॉ। चेंज इन लॉ, जैसे महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुटखा, हगड़े नहीं, नालायक, कितने बेकार लोग हैं ना जिंदगी के अंदर। वैलेंटाइंस डे टेडी डे हगड़े बोल रहा है, नालायको, मेरे प्यारे नालायक। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने तुम सबको बोला मेरे प्यारे नालायक, मेरे को मालूम है ना कितने नालायक लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। सो महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, गुटखा, आपको पता होगा, बोलो जुबा केसरी, दाने दाने में केसर का दम, जुबा केसरी, याद आया होगा तो, ठीक है। जुबा केसरी आंखों में डाल लो उंगलियां, ठीक है, इसका। हाँ, सो चेंज इन लॉ है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने गुटखा सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया, गुटखा बैन नहीं था, लेकिन मैंने गुटखा सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया अजय देवगन जी से। अजय देवगन जी पता है ना, मतलब आपको किसी भी घर को कलरिंग वगैरह करना है तो उनको विमल का एक बोरा लाके दे दो और अजय देवगन जी को घुमाओ, अजय देवगन जी एकदम पूरा तुम्हारे घर के ऊपर, कलर एक ही अवेलेबल है, मरून कलर अवेलेबल है, दैट्स ऑल, बाकी कोई कलर अवेलेबल नहीं है। तो अजय देवगन जी से मैंने विमल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। और मैंने महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि भैया गुटखा बेचना बैन है। चेंज इन लॉ, सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सबसे आखिरी आउटब्रेक ऑफ वॉर, इंडिया ने पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और वॉर डिक्लेयर हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। ये चीज तुमको बड़े अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। क्लियर है कंसेप्ट? यहां आपका सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, खत्म, ठीक है। अब सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी कौन कौन से टाइप की होती है, इसलिए मैंने नीचे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स लिखे हैं। व्हाट इज नॉट अ सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी, कौन सी चीजें सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी नहीं होती। जैसे कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी, ये सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी नहीं होती। कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या ये कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी सुपरवेनिंग इंपॉसिबिलिटी में गिना जाएगा? अब कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी में भी बाइफर्गेशन होता है, ठीक है, ये चीज को थोड़ा सा आपने याद रखना। ऐसी कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी जो चीज आपको आपके कंट्रोल के बाहर है, कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी है, उस वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और लॉकडाउन लग गया, फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात, फॉर एग्जाम्पल किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और लॉकडाउन लग गया, कोविड वाला लॉकडाउन, आजकल लॉकडाउन का तो ट्रेंड चल रहा है, कभी भी लगा सकते हैं, तो लॉकडाउन लग गया, कोविड वाला, कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी होगी, तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है। मोदी जी डिक्लेयर करते शाम को 8 बजे आगे कि मित्रों आज रात 12 बजे से कोविड मतलब कोरोना, कोविड-19 के सिचुएशन के लिए देश में 7 दिनों के लिए हम देश को लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं। तो ये कमर्शियल, ये मोदी जी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी तुम कुछ कर नहीं सकते। दूसरी, कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी इन द कंट्रोल, कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी इन द कंट्रोल हो चुकी है, कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी कंट्रोल में आ चुकी है, आपके कंट्रोल में है। अब ऐसी कौन सी कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी होती है जो आपके कंट्रोल में होती है? फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर आया प्रोडक्ट का कि भैया आप प्रोडक्ट बना के दे दो, क्लियर है कंसेप्ट, और उस ऑर्डर, जैसे आपको ऑर्डर आया पिज्जा का, आपने डोमिनोज को पिज्जा का ऑर्डर दिया, पिज्जा पता है ना भैया, ऐसा मतलब चीज बस्ट पिज्जा, ड्रिपिंग चीज वाला, उसके अंदर टॉपिंग्स, फिर उसके ऊपर कैसा थोड़ा से छोटे मोटे शिमला मिर्च वगैरह अच्छे से टॉपिंग, चीज बस्ट के ऐसे स्लाइस तोड़ दो, चीज टप के, चोकोला के, तो आपने पिज्जा का ऑर्डर दिया और वो पिज्जा बर्न्ट हो गया, जल गया, जल गया। अब आपका पिज्जा तो जल गया, पर ये दूसरे पिज्जा से रिप्लेस हो सकता है, ये कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी हो सकती है, पर दूसरे पिज्जा से रिप्लेस हो सकता है। या फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर बी के साथ में, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुझे ट्रक बेचूंगा, लेकिन ट्रक मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगने वाला था, क्या लगने वाला था बोले एक बार, रॉ मटेरियल, वो मिस्टर ए खरीदने वाला था मिस्टर सी से।
मिस्टर सी ने एन टाइम पे रॉ मटेरियल मिस्टर ए को नहीं बेचा, तो ये ट्रक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं हो जाएगा। मिस्टर ए को ये रॉ मटेरियल मार्केट से कहीं से परचेस करना पड़ेगा और तब जाके वो मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। तो कमर्शियल इंपॉसिबल, ये कंट्रोल में है, आप कहीं और से रॉ मटेरियल परचेस करके वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हो। तो कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी वो जो कंट्रोल में है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, जैसे लॉकडाउन। समझ में आया है सबको? तो मुझे कमेंट के अंदर एक बार जरूर बताइए कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर इसको लिखना है तो 2 मिनट के लिए लिख के रखिए। गो फॉर इट फास्ट। एक एक एग्जांपल दूंगा, फटाफट लिख लीजिएगा। चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया। ये होने के बाद में दूसरा है डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी। तीसरे पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया। ये सेम एग्जांपल कि भैया ए और बीच के कॉन्ट्रैक्ट था, सी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ए को कॉन्ट्रैक्ट फिर भी परफॉर्म करना पड़ेगा ट्रक के लिए। तो यहां पे लिखना इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी, यहां लिखना सेकंड ब्लॉक में इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी, in case of default by third party, unless and until in case of default by third party, unless and until लेक्चर कॉसी से मिसिंग नहीं है राकेश, मैंने ऑलरेडी चेक किया है। लेक्चर सिर्फ डिस्चार्ज और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मिसिंग है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के मैंने क्रॉस रेफरेंस में लिए है, लेक्चर वापस से देखिए, ठीक है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड, the contract will be valid, contract will be valid unless and until contract will be valid unless and until it depends on exclusive skill of third party, unless and until it depends on exclusive skill of the third party, unless and until it depends on exclusive skill of the third party, full stop, done everybody। थर्ड, स्ट्राइक, रायट, सिविल डिस्टर्बेंस, लॉकआउट वगैरह से की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर डिस्चार्ज हो गया, हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका डिस्चार्ज वैलिड रहेगा, ठीक है। तो वहां लिखना एनी डिस्चार्ज ड्यू टू स्ट्राइक, लॉकआउट, एनी डिस्चार्ज ड्यू टू स्ट्राइक, लॉकआउट, एनी डिस्चार्ज ड्यू टू स्ट्राइक, लॉकआउट और civil disturbances, any discharge due to strike, lockout or civil disturbances will be valid discharge, as it is not under control, 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 ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आता है सेल्फ इंड्यूस्ड इंपॉसिबिलिटी। सेल्फ इंड्यूस्ड इंपॉसिबिलिटी मतलब खुद ने इंपॉसिबिलिटी को बुलाया, खुद ने बोला आ बैल मुझे मार, खुद ने बोला आ बैल मुझे नहीं, आ झुंड मुझे मार। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन तो पता ही होगा। तो ऋतिक रोशन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऋतिक रोशन का फेवरेट पर्सन कौन है पूरी दुनिया में, पता तो होगा ही तुमको, बताओ जरा, शर्मा मत बताओ। तो ऋतिक रोशन ने खुद के फेवरेट पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया, कंगना से कॉन्ट्रैक्ट किया कि ऋतिक रोशन कंगना के बर्थडे पार्टी में डांस करेगा, कंगना के बर्थडे पार्टी में डांस करेगा। लेकिन फिर ऋतिक और कंगना के बीच में झगड़ा हो गया, डांस का कॉन्ट्रैक्ट था, कंगना के बर्थडे पार्टी में ऋतिक और कंगना के बीच में झगड़ा हो गया। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट था उस दिन ऋतिक ने खुद का पैर तोड़वा लिया, ठीक है, खुद का पैर फ्रैक्चर करवा लिया। तो डांस करना तो इम्पॉसिबल हो गया ना, फ्रैक्चर पैर से कैसा डांस करेगा, और कंगना को अच्छा भी नहीं लगेगा फ्रैक्चर पैर से डांस करेगा। तो ऋतिक ने खुद का पैर फ्रैक्चर करवा लिया झगड़ा होने की वजह से कि मेरे को इसके बर्थडे पार्टी में डांस नहीं करना। दिस इज अ सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, खुद ही ने ऐसा कुछ कांड कर देना कि भैया कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाए। क्लियर है कंसेप्ट? तो उस केस में लिखना इन केस ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड इम्पॉसिबिलिटी, in case of self-induced impossibility, the other party, in case of self-induced impossibility, the other party
is eligible to claim the compensation. In case of self-induced impossibility, the other party is eligible to claim the compensation for discharge of contract. For a discharge of contract. Full stop. Last वाला, partial failure of object और partial failure of impossibility. सेल्फ इंड्यूस हो गया सबका, आराम आराम से जाएंगे. सेल्फ इंड्यूस हो गया सबका. ये सबके लिए एप्लीकेबल है बेटा, जान हो, 21 हो, 22 हो या 2050 हो, सबके लिए एप्लीकेबल है. पार्शियल फेलियर ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्शियल इंपॉसिबिलिटी. अब पार्शियल फेलियर और पार्शियल इंपॉसिबिलिटी क्या होता है जरा समझना. जब आप कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट कर सकते हो दो पार्ट में, जब सेपरेट कर सकते हो दो पार्ट में, तो पार्शियल फेलियर से कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड नहीं होता, बचा हुआ पार्ट वैलिड होता है. जब दो कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं तुमको पेन ड्राइव बेचूंगा, एट द सेम टाइम बुक्स भी बेचूंगा. ठीक है, सो मैंने पेन ड्राइव और बुक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट किया तुम्हारे साथ में. ठीक है, लेकिन पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि मैं बीमार हो गया. वैसे मैं बीमार होता नहीं, ऊपर में हो गया, मुझे वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था. ठीक है, सो मैं बीमार हो गया. अब पेन ड्राइव के लिए मैं बीमार हो गया, बट फिर भी मैं बुक्स तो आपको बेच ही सकता हूं, तो मैं उतना पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूंगा. हाँ, मेरा पेन ड्राइव और बुक्स का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है, अगर कि भाई मेरे बुक्स मेरे पेन ड्राइव में ही यूज हो सकते हैं, तो उस केस में फुल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. तो लिखना, in case of partial impossibility, in case of partial impossibility, if contract is separable, in case of partial impossibility, if contract is separable, the other part can be performed. If contract is separable, the other part can be performed. The other part can be performed. If contract is not separable, if contract is not separable, if contract is not separable, if other part is not, if part is not separable, then whole contract will be discharged. Then whole contract will be discharged. Then whole contract will be discharged. Full stop. समझ में आ गया सबको? बोलो yes or no? आइडिया क्लियर है? yes or no? नेक्स्ट, अगले इसके ऊपर जाते हैं, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. अब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है, इसको जरा समझते हैं. देखो, हमने नियरली दो पार्ट कर लिए हैं डिस्चार्ज के. पहला डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, दूसरा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तीसरा जा रहा है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब दोनों पार्टीज ने एग्री करके कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ दिया, दोनों पार्टीज ने एग्री कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए और तोड़ दिया. इसमें 5 डिफरेंट टाइप के डिस्चार्ज होते हैं. पहला नोवेशन. नोवेशन मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो. नोवेट करो, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट तो छोड़ दो, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लो. नोवेशन से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. ठीक है, जैसे हमारे बीच में समझो लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट था जो हम रिनोवेट कर सकते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था. जैसे हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं आपको अप्रैल में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अप्रैल 2020 में मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको लेट्स से 100 किलोग्राम आम बेचूंगा. आम नहीं बोल सकते, मैं आपको 100 आईफोन बेचूंगा. लेकिन अप्रैल 2020 से तो लॉकडाउन लग गया. फिर मैंने आपको बोला यार ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो आपने बोला एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रिनोवेट करते हैं, उसको अप्रैल 20 की जगह पे 2020 की जगह पे रिप्लेस कर दो अप्रैल 2021 से आईफोन. ठीक है, आईफोन पता है ना, वही फोन जो सब लोग फ्रंट कैमरा से कभी उससे सेल्फी खींचते नहीं है. ठीक है, वो हमेशा मिरर में जाके आईफोन दिखा के ही सेल्फी खींचते हैं, वो वाला आईफोन. ठीक है, उनको सेल्फी कैमरा नहीं होता, आईफोन वालों को सेल्फी कैमरा नहीं होता. मतलब आईफोन से आप सिर्फ रेयर कैमरा से सेल्फी खींच सकते हो, आईफोन में फ्रंट कैमरा होता ही नहीं है. पागल हो अगर तुमको पता है तो. ठीक है, सिर्फ बैक कैमरा से मिरर में ही सेल्फी खींची जा सकती है. ये चीज को याद रखना जिंदगी में. ठीक है, हालांकि जितने लोग आईफोन यूज कर रहे हैं जाने दो, छोड़ो, वो चीज के ऊपर जाते ही नहीं है, स्टीव जॉब्स और वो जाने ही नहीं. ठीक है, तो मैं यहां पे आपको
ये बोल सकता हूं कि मैंने 100 आईफोन बेचने का आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया अप्रैल 2020 में, और लॉकडाउन हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट को हमने नोवेट कर दिया, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि ये डिलीवरी में अप्रैल 2021 तक भी दे सकता हूं। दिस इज नोवेशन। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट गया, नया कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आया। ठीक है सन कंसेप्ट। दूसरा अल्ट्रेशन, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स चेंज कर लिए। अब मैं आपको एक्चुअली बोलूं तो अल्ट्रेशन in itself is novation. Alteration is also novation. अल्ट्रेशन भी नोवेशन ही होता है, क्योंकि आप अल्ट्रेशन कर रहे हो मतलब ओल्ड टर्म्स एंड कंडीशन को खत्म करके उसके जगह पे नया ला रहे हो, या आप नया टर्म्स एंड कंडीशन इंसर्ट कर रहे हो, तो इट इज एज गुड एज नोवेशन। आप ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्सिडाइज करके नया कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था कि मेरे को डिलीवरी चाहिए मेरे घर पे, कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने आपको बोला कि भैया मेरे को तुमने 100 टन ऑयल बेचना, 100 टन ऑयल बेचना। ऑयल तो पता होगा आपको, ठीक है। 100 टन आपने मेरे को ऑयल बेचना, मेरे घर पे डिलीवरी चाहिए। बाद में मेरे को पता चला यार 100 टन ऑयल में मेरे घर में कहां रखूंगा, इसलिए मैंने अल्टर कर दी कंडीशन और मैंने बोला मेरे वेयर हाउस पे भेजना, मेरे वेयर हाउस पे भेजना। अब 100 टन ऑयल घर पे या 100 टन ऑयल वेयर हाउस में, कंडीशन अल्टर की, पर ये नोवेशन है। मैंने ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट से एक कंडीशन अल्टर करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ऐसा माना जाता है। तो अल्ट्रेशन इज ऑलवेज अ नोवेशन। अल्ट्रेशन ये हमेशा नोवेशन होता ही है। अगला है रेमिशन। रेमिशन मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को लेसर डिग्री के ऊपर ले जाके डिस्चार्ज करवा दो, लेसर डिग्री के ऊपर जाकर डिस्चार्ज करवा दो। फॉर एग्जांपल, इसमें तो कई सारे सिचुएशन होते हैं, जिसे हम सेटलमेंट का नाम दे सकते हैं। आपको पता है बैंक वैंक बंद हो जाती है, बैंक वगैरह बैंकरप्ट हो जाती है, या बैंक ही बैंकरप्ट हो जाती है, बैंक बैंकरप्ट हो गई। समझो कोई बैंक बैंकरप्ट हो गई, ऐसा नॉर्मली होता है, ठीक है। बीच में बहुत सारी बैंक के बीच में फ्रॉड हो रहा था, तो बैंक बैंकरप्ट हो रही थी। समझो कोई बैंक बंद हो गई। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ऐसी कौन सी बैंक है जो बंद हो गई, थोड़ा याद करने दो जिंदगी में। एसबीआई मत बोलना नालायको, इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है। एक समझो कोऑपरेटिव बैंक थी, लेट्स टेक जनता। बंद नहीं हुई है ये, लेकिन समझो जनता कोऑपरेटिव बैंक। जनता कोऑपरेटिव बैंक ने, हाँ लक्ष्मी विलास बैंक, यस सही बात सही बात। यस बैंक बंद हो गई, लक्ष्मी नहीं, यस बैंक बंद नहीं हुई है, यस बैंक का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। एक लक्ष्मी विलास बैंक करके था, लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी और विलास दोनों ने मिलकर बनाया था। सो लक्ष्मी विलास बैंक करके था। ये बैंक के अंदर समझो तुमने डिपॉजिट किया है ₹10 करोड़। तुम अमीर आदमी हो, तुम्हारे पास करोड़ों से पैसा था। देना बैंक, हाँ देना बैंक भी बंद हो गई, देना बैंक पैसा देती ही नहीं है। सो लक्ष्मी विलास बैंक या देना बैंक, इसके अंदर तुमने 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था या डिपॉजिट रखा था, एफडी किया था। कॉन्ट्रैक्ट था एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और एफडी के ऊपर आजकल इंटरेस्ट मिलता है 6% से, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया 6% से इंटरेस्ट मिले। बाद में जब ये तुम्हारी एफडी थी, इनके यहां पे पैसा तुम्हारे पास बहुत है, तुम्हारे पास करोड़ों की स्टेक थी, तो 10 करोड़ तो कोई बड़ी बात नहीं। तो तुमने बाद में एफडी करने के बाद ये बैंक हो गई इंसॉल्वेंट, बैंक बैंकरप्ट हो गई, बैंक ही बैंकरप्ट हो गई। और जब ये बैंक इंसॉल्वेंट हुई, तुम बैंक के पास गए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे को पैसा मांगता है। जैसे नो वो अक्षय कुमार नहीं क्या हेरा फेरी में कैसे पैसा मांगता है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरा पैसा है, मैं बर्बाद हो गया, वैसा वाला तुम गए, तुम वहां पे हाथ पैर पसार के रोने लग गए, मेरे को पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। यहां पे बैंक ने बोला कि सर हमारे पास 10 करोड़ तो नहीं है, पर हम आपको 4 करोड़ रुपीस दे सकते हैं 10 करोड़ में से। मुझे एक बात बताओ, चुपचाप ले लोगे नहीं ले लोगे? ठीक है, डूबी हुई बैंक अगर बोल रही है कि 10 करोड़ की जगह पे आपको 4 करोड़ मिलने वाले हैं, क्या आप 10 करोड़ के लिए रोते रहोगे जब सामने पिक्चर दिख रहा है कि पूरी बैंक डूब गई? अभी अगर तुम 4 करोड़ नहीं माने तो हो सकता है पूरे 10 करोड़ गायब हो जाएंगे। तो मुझे बताओ लोगे या नहीं लोगे? एक का डबल नहीं, नालायक, यहां तो एक का आधा भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, पाइजे मंजे पाइजे, तो आप 4 करोड़ लोगे या नहीं लोगे? तो आप देखो 10 करोड़ प्लस इंटरेस्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आप परफॉर्म करके लेसर टर्म्स पे लाए, आप 4 करोड़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ले लोगे 4 करोड़? यस और नो? तो इसे कहते हैं भैया रेमिशन। रेमिशन इज एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर अमाउंट और लेसर डिग्री ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ फॉर फुल डिस्चार्ज। पूरे 10 करोड़ प्लस 6% इंटरेस्ट मिलना चाहिए था एफडी के ऊपर, 10 करोड़ प्लस 60 लाख मिलना चाहिए था, 10 करोड़ 60 लाख की जगह 4 करोड़ मिल रहे हैं, तो तुमने रेमिट कर दिया, चलो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, चलो उतने तोला। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड रेमिशन। ये रेमिशन होता है, आधा पैसा तुमने ले लिया, क्लियर है, या आधे से भी कम ले लिया, जितना भी, ऐसा कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, जितना ले सकते हो ले लो। फिर अगला आता है रिसेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रिसेशन? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दो, खत्म कर दो, मोड़ दो, पुट द पार्टीज इन अ पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट जैसे हुआ ही नहीं। जैसे तुमने कोविड के पहले आम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, आम खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया कोविड के पहले तुमने, और फिर लॉकडाउन लग गया, फिर क्या लग गया? लॉकडाउन।
तो ऑब्वियस सी बात है तुम बाहर की कोई चीज तो खाना तो नहीं चाहोगे, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड, वो भेजना भी नहीं चाहता तो तुम्हारे घर पे, क्योंकि उसको भी कोरोना हो सकता है, तुम खाना भी नहीं चाहते, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही तोड़ देना, इसको हम कहते हैं भैया रिसेशन। रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट बीच में तुमने तोड़ दिया, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेन देन नहीं, जो जहां था वहां पे रहे, बात खत्म करो। क्लियर है? और सबसे आखिरी वेवर, सबसे आखिरी वेवर, ठीक है। अब ये मेरे साथ हुआ था, नॉर्मली मेरे साथ हुआ था, नॉर्मली मैं ऐसे एग्जांपल देता नहीं हूं, पर एक सिचुएशन में ये चीज हुई थी कि क्या सिचुएशन हुआ था इसको मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो नॉर्मली कोई बहुत ही ज्यादा नीडी वगैरह पर्सन होता है तो नॉर्मली बोलता है कि सर ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो एक ऐसे ही नीडी पर्सन था सीए इंटर में, वो मुझे बोला उसके डैड गुजर गए, ठीक है, उसके डैड का डेथ हो गया है, उसने मेरे को बोला था, ठीक है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रतीक करके नाम था उसका। तो उसने मेरे को बोला डैड गुजर गए उसके, उसको डैड गुजरे थे इसलिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उसको एडमिशन दिया। और फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देने के बाद में, ठीक है, वो बंदे को नीड थी, मतलब देखो लोग कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा, वो बंदे को नीड थी इसलिए मैंने उसको 4,000 रुपए से मदद भी दी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन तो दिया ही दिया, ऊपर से उसको 4,000 रुपए दिए, ऊपर से 4,000 रुपीज दिए उसको कि भाई चल कोई दिक्कत नहीं, देखो खाने पीने रहने के लिए खर्चे के लिए उसको 4,000 रुपए दिए। उस बंदे ने वो पैसा अभी तक वापस नहीं दिया, ठीक है। और जब अभी मैं इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर उसके पोस्ट वोस्ट देखता हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट वगैरह देखता हूँ, तो एकदम सूट बूट में बाकायदा टिप टॉप एकदम पैसे उड़ाते हुए, अभी तो मैंने एक उसका वीडियो देखा मेरा दिमाग खराब हो गया, शादी में पैसे उड़ा रहा था, सच्ची में शादी में पैसे उड़ा रहा था। कैसे कर्म है ये लोगों के, मतलब यहाँ पब्लिक से उधार लेना और उधर जाके शादी में पैसे उड़ाना और सूट बूट में पार्टी वार्टी देना, इधर उधर क्लब वब जाना, पूरी जिंदगी जीना, ये कहाँ का न्याय है? तो ऐसी चीजें जिंदगी में होनी नहीं चाहिए। तो इंस्टाग्राम पे मैंने उसका स्टेटस देखा, मैंने अनफॉलो कर दिया। अब मैंने उसको 4,000 रुपए दिए थे उधार, ठीक है, मैंने उसको 4,000 रुपए दिए थे लोन पे, लेट्स से 4,000 रुपए उसको लोन पे दिए, तो एक जिम्मेदारी बनती थी कि जब उसके पास पैसा है वो मेरे को लाके दे दे, ठीक है। पर उस बंदे ने अभी लाके नहीं दिया। फिर बीच में मैंने कन्फ्रंट किया था, मैंने उसको बात हुई, मैंने बोला क्यों रे भाई, हाँ अभी तो तू बहुत पैसे उड़ा रहा है करके, ठीक है भाई 4,000 रुपए किसी के भी हो, आपने उधार लिया है ना, बात खत्म, ये कर्म है। कहीं आपको 4,000 40 लाख से पे ना करने पड़ जाए जिंदगी के अंदर, और मुझे नहीं किसी और को पे ना करने पड़ जाए, मुझे नहीं मिला 4,000 से मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा शायद, हाँ पड़ जाएगा वैसे, दिल तो दुखेगा थोड़ा सा, कैसे मेरे दिन को ही मेरे को 100 रुपए मिलता है। जिस आदमी को घर से दिन का सिर्फ 100 रुपए मिलता है, सिर्फ 100 रुपीज मिलता है दिन का, मेरी पूरा इनकम क्लास इनकम मेरे बीवी के नाम पे जाता है, तो मेरे को दिन का 100 रुपए देती है। वो बोलती है तू खाता घर पे, जीता घर पे, खाना घर पे खाता है, सोता घर पे, तेरे को 100 काय के लिए चाहिए पैसा, तो मेरे को दिन का 100 रुपए मिलता है, उसमें भी मेरे को पेट्रोल का जुगाड़ करना पड़ता है वो 100 रुपए में। तो अब जिसको 100 रुपए मिल रहा है दिन का, उसके लिए तो 4,000 बहुत बड़ी चीज है ना जिंदगी में, कितने महीने सेविंग किया होगा, खैर तो जाके मैं उसको दे पाया। तो मैंने उसको बीच में कन्फ्रंट किया कि अरे भाई कहाँ पैसा वगैरह, तो बोले हाँ सर, फिर रोना शुरू कर दिया, नहीं सर पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने उसको बोला छोड़ जान दे, कर्म अपनी जगह पे, तू अपनी जगह पे, ठीक है, मैंने छोड़ दिया, बोला मत दे, 4,000 रुपए रख तेरे पास, चिल, टेंशन मत ले, क्योंकि मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता कि भाई अपनी मतलब पैसा मांगना ही मेरे को पहली बात तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं बोला ठीक है, रोते रहे जिंदगी भर, रोते रहे, कोई दिक्कत नहीं, तेरे कम तेरे पास, मेरे कर्म मेरे पास। पर लोग एडवांटेज उठाते हैं। अब ये देखो, दिस इज वेवर, इसको हम कहते हैं वेवर, ठीक है। बीएमडब्ल्यू मेरी नहीं है, मैंने बीएमडब्ल्यू का किस्सा आपको बताया था ना, एक दिन मैं घर पे पोछा कर रहा था, जब मैं पोछा कर रहा था तो इतना जबरदस्त पोछा किया कि टाइल के अंदर ऐसे लाइट चमक के रिफ्लेक्शन मेरी बीवी के चेहरे पे गया। तो बीवी बोली तू कितना अच्छा पोछा करता है, तो बीवी ने मेरे को बीएमडब्ल्यू गिफ्ट कर दी। उसके बाद जूनी बीएमडब्ल्यू पड़ी थी, मेरे को दे दे, बोले रख, बोले खुश रहे जिंदगी में, वैसे भी बीएमडब्ल्यू पे ड्राइवर में ही था, तो मेरे को दे दी, बोले तू रख, बोले इसके बाद तू ही चलाना, तेरे घर पे रखना, ठीक है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये चीज को आपने याद रखना। तो दिस इज वेवर, मैंने उसको उधार दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने मेरे को वापस करना चाहिए, पर उसने मेरे को वापस नहीं किया। इन सच अ सिचुएशन मैंने वेव कर दिया, चल छोड़ जाने दे, रोने वाला, मतलब मेरे को रोने वाली चीजें पसंद नहीं है। सो इन सच अ सिचुएशन मैं बोला चल छोड़ दे, जाने दे। और मैंने उसको इस हिसाब से देख के दिया था कि भैया डैड का डेथ हुआ है, बंदे को सर्वाइव करने के लिए टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को तो ऐसा बोल के ही, रीजन बोल के ही लिया था पैसा, तो मैंने वेव कर दिया। दिस इज वेवर कि भैया पूरे 4,000 रुपए रख ले, कोई दिक्कत नहीं, रो मत, सिर्फ टेंशन मत दे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और इस चीज से मैं आपको बच्चों एक ये भी देना चाहता हूं सबको कि एक पैसा भी मैंने कर्म से भोगा है,
एक पैसा भी किसी का उधार मत रखना। अगर आप एक पैसा किसी का भी उधार रखोगे ना, किसी से भी कुछ भी लो, किसी से भी कुछ भी लो, अगर सामने वाले से आपने एक पेंसिल भी ली है तो उसका बकायदा 4-5 रुपए जितना बनता है उठा के सामने वाले को देता। मैं तो ट्राई करता हूं, मैं किसी का पैसा रखता नहीं हूं नॉर्मली। मतलब ऐसा कभी कभी एक आध बार होता है, एक आधा 100 में से 1000 में से एक स्टूडेंट होता है फ्रस्ट्रेटेड कि नहीं सर मेरे को समझ में ही नहीं आया, मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, या फिर शायद समझ में भी आ रहा होगा फिर भी बोलता है मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं उठा के पैसा रिफंड कर देता हूं। ऑब्वियसली उतना तो नहीं कर सकता, जितना कॉस्ट लगा और जीएसटी लगा वो तो रख लेता हूं, बचा हुआ उसको दे देता हूं। मैं बोलता हूं जा भाई दिमाग को टेंशन मत दे। पर एक कर्म है, आज अगर तुमने किसी का एक पैसा भी खाया, ये याद रखना तुमको एक पैसे के बदले में 100 रुपए, लाख रुपए भी पे करने पड़ सकते हैं। ये समय की बात है कि कितने दिनों बाद पे करने पड़ेंगे, और ये तुमको तब पे करना पड़ सकता है जब तुमका सबसे नड़ी वाला समय हो, जब तुमको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत हो। ये चीज होती है और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए अपफ्रंट तुम्हें बोल रहा हूं, ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान रखना। तुमने अगर दोस्त की गाड़ी उधार ली चलाने के लिए, बेस्ट फ्रेंड हो कोई भी, बेस्ट फ्रेंड के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर तुमने बेस्ट फ्रेंड की गाड़ी अगर चलाने के उधार ली तो उसके अंदर पेट्रोल भर के वापस दे दो, ठीक है। तुमने किसी की भी कोई चीज यूज करने के लिए दी तो उसके उसके बदले में उसको कुछ दो। सो ये आपके ऊपर कर्म ना बने, आपको नहीं पता आपको कब ये पे करना पड़ जाए, ये चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो दिस इज वेवर। तो मुझे बताओ कितने टाइप के डिस्चार्ज होते हैं? डिस्चार्ज तो बहुत सारे टाइप के, पर म्यूचुअल एग्रीमेंट से 5: नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेमिशन, रिसेशन, वेवर। नोवेशन, अल्ट्रेशन, रेमिशन, रिसेशन, वेवर, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेसिक आपके डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। फिर उसके बाद में डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रख दिया है। कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर महाराष्ट्र में गुटखा बैन हो गया, गुटखा, गुजरात में लिकर बैन हो गया, लिकर, दीज आर डिस्चार्ज बाय लॉ, ठीक है। लॉ के हिसाब से डिस्चार्ज हो गया, ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंदर और भी अलग अलग चीजें आती है, जैसे डेथ। आपने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया वो बंदा मर गया, तो इसके लिए एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लिख लीजिए तो आपको फटाफट समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला डेथ, डेथ के अंदर लिखना, डेथ के अंदर लिखना मिस्टर, मिस्टर, कौन कौन लेते हैं, बोले एक नाम, अच्छा एक्टर, अच्छा एक्टर का, अच्छा एक्टर, मिस्टर पंकज त्रिपाठी, मिस्टर पंकज त्रिपाठी made a contract with one of my favorite actor, Mr. Irfan Khan. Mr. Pankaj Tripathi made a contract with Mr. Irfan Khan. अजीब अजीब नाम मत बोलो, आसन नहीं बोल रहे नालायक। मिस्टर पंकज, मैं कितने अच्छे एक्टर के एग्जांपल दे रहा हूं, तुम देखो जिंदगी में। मिस्टर पंकज त्रिपाठी मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर इरफान खान फॉर स्टेज परफॉर्मेंस, फॉर स्टेज परफॉर्मेंस। सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली, sadly and unfortunately, Mr. Irfan Khan, Mr. Irfan Khan is, Mr. Irfan Khan passed away. Sadly and unfortunately, Mr. Irfan Khan passed away. So contract will be discharged. So contract will be discharged. Full stop. Full stop. ठीक है। दूसरा इंसॉल्वेंसी का कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी, तो इंसॉल्वेंसी के लिए लिखना एग्जांपल, मिस्टर, मिस्टर पप्पू जी, मिस्टर पप्पू जी कॉन्ट्रैक्टेड विथ मिस्टर विजय माल्या, मिस्टर पप्पू जी कॉन्ट्रैक्टेड विथ मिस्टर विजय माल्या and delivered him goods in advance, and delivered him goods in advance, and delivered him the goods in advance, delivered him the goods in advance. Mr. Vijay Mallya, before payment of dues, Mr. Vijay Mallya, before payment of dues, becomes insolvent. Becomes insolvent. Insolvent. So contract is discharged because of insolvency. So contract is discharged because of insolvency. Because of insolvency. Contract is discharged because of insolvency. Full stop. Sure, done everybody?
ठीक है, नेक्स्ट वाला अनऑथोराइज अल्टरेशन, कॉन्ट्रैक्ट में अनऑथोराइज अल्टरेशन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट डीड में, क्लियर है, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। यहां एग्जांपल नहीं लिखवा रहा हूं, थोड़ी थ्योरी लिखवा रहा हूं, वो लिख लेना। एनी ऑफ द पार्टी मेक्स अ अल्टरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, एनी ऑफ द पार्टी मेक्स अ अल्टरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, makes an alteration in the contract without a mutual agreement, without mutual agreement, without mutual agreement, will discharge the contract, will discharge the contract, will discharge the contract, full stop। यहां सवाल पूछा है वनीशा ने कि सर हम तो इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा आप इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपने सॉल्वेंसी में किया था और वो अमाउंट का था, पैसों का कॉन्ट्रैक्ट था जो आपने सॉल्वेंसी में किया था, बाद में बंदा इंसॉल्वेंट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। मैं ये बोल ही नहीं रहा कि आप इंसॉल्वेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैं बोल रहा हूं सॉल्वेंसी में आपने जो पैसों का कॉन्ट्रैक्ट किया था और बाद में बंदा इंसॉल्वेंट हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा, बाद में भले उसके साथ इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे। कंसेप्ट समझ में आया, ये चीज को याद रखना, क्लियर है कंसेप्ट सबको, यस और नो। अगला मर्जर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नेक्स्ट वाला लिखना मर्जर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मर्जर मतलब दो तीन कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन कर दिए गए, एक साथ कंबाइन कर दिए गए। अब मर्जर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बेस्ट एग्जांपल बताओ, बेस्ट बेस्ट, एकदम खुश हो जाओगी जिंदगी में, ऐसा एग्जांपल दूंगा जिंदगी में मजा आ जाएगा। अगर आपको याद होगा तो नॉर्मली आप जाते हो ग्रोसरी स्टोर पे या आप जाते हो सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी में। अब मुझे एक बात बताओ, सब्जी मंडी में क्या आप मतलब प्रॉपर सब्जी मंडी में अगर आप जा रहे हो तो कोई एक चीज लेने नहीं जाते, ऐसा नहीं जाते कि सब्जी मंडी में जाके मैं एक हरी मिर्च खरीद के लाऊंगा, वही मिर्च ली, हरी मिर्च लेके आया, जिंदगी में मम्मी को दी, मम्मी हरी मिर्च लाई, ऐसा तो नहीं होगा। या धनिया का एक पत्ता लेके आए, गए सब्जी मंडी में धनिया का एक पत्ता उठाया, अरे वाह धनिया का पत्ता और लेके आए मम्मी धनिया, ऐसा तो नहीं होता। सब्जी मंडी में अगर सब्जी बाकायदा सब्जी मंडी में कोई जा रहा है, नुक्कड़ के सब्जी वाले के पास नहीं, बाकायदा सब्जी मंडी में कोई जा रहा है, नॉर्मली फैमिलीज जाती है कि बहुत सारी सब्जी लेके आएंगे। अब एक ग्रोसरी स्टोर या सब्जी मंडी में आप जाते हो तो आप उससे दो चार आइटम मांगते हो। आपने पहले उसको मांगा भैया 1 केजी ओनियन दे, 1 केजी क्या दे ओनियन। अब 1 केजी ओनियन की कीमत है समझो 70 रुपए, 70 रुपीज का 1 केजी ओनियन है, क्लियर है कंसेप्ट। फिर आपने दूसरा उसको मांगा कि भाई मुझे लेडी फिंगर दे, लेडी फिंगर। अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर, नालायक को भिंडी की बात कर रहा हूं मैं, सो मुझे लेडी फिंगर दे। तो लेडी फिंगर की रेट था रुपीज 120 पर केजी, लेडी फिंगर का रेट रुपीज 100। फिर तुमने बोला कि मुझे तीसरा लेमन दे, लेमन चूस लेमन दे। सो ऐसे सिचुएशन में उसने बोला लेमन का रेट कि भैया रुपीज 50 पर केजी। अब जब आप ये तीनों अलग अलग परचेस करते हो तो ये 3 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट 1 ऑफ ओनियन, कॉन्ट्रैक्ट 2 ऑफ लेडी फिंगर, कॉन्ट्रैक्ट 3 ऑफ लेमन। और जब आप उसको पैसा देते हो तो आप उसको बोलते हो ये तीनों का एक साथ मिला के बता कितना हुआ, तो तीनों का 190 प्लस 50 मतलब 240 होता है। आप तो उसको कभी जिंदगी में 240 ना दो। और मैं आपको ये भी बोलता हूं आप अगर चले गए तो गलती से आप 240 भी दे भी दो, आपकी मम्मी वगैरह साथ में रही ना तो हो गया काम, उसका तो दिवाला निकल गया। मतलब कभी मेरी मम्मी या मेरी बीवी मेरे साथ आती है ना सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने, तो मेरे को तरस मुझ पे या मेरे मम्मी या बीवी पे नहीं आता, मेरे को तरस आता है सब्जी वाले पे। मेरे को ऐसा लगता है इसको मतलब जिंदगी जान जहन्नुम हो जाएगी अगर मेरी मम्मी ऐसे भाव करती है। मैं आपको लिटरली बताऊंगा 240 रुपए की सब्जी है ना, मेरी मम्मी इसको 100 या हार्डली 120 या 150 तक, मैक्सिमम 150 रुपए तक लेके जाएगी। ये इतना खतरनाक होता है, मैं यकीन नहीं कर सकता। मैं जाता हूं सब्जी मंडी के पास, मैं उसको बोलता हूं भैया प्याज कितने का दिया, मैं उसको वो बोलता है भैया 100 रुपए का। मैं उसको बोलता हूं भैया कुछ कम करो, वो बोलता है नहीं। मैं बोलता हूं भैया दे दो, और मैं 100 रुपए का प्याज घर पे लेके आता हूं। मैं इतना पागल आदमी हूं, ठीक है। मेरे को शॉपिंग, मेरे को ये सिंपल चीज है, आप शॉपिंग मॉल में जाके 1000 रुपए की चीज के लिए भैया नहीं करते। सब्जी वाले बेचारे मेहनत कर रहे हैं, काम पसीना बहा के काम कमा रहे, तो मेरे से तो भाव करना उनसे होता ही नहीं है। मतलब मैं कहीं पे भी भाव करने जाता हूं, मैं बोलता हूं भैया जैकेट कितने का दिया, वो देता बोलता है 4500। मैं उसको बोलता हूं यार 500 तो कम कर दे, बोलता नहीं दूंगा। मैं ठीक है पैक कर दे। ये होता है मेरे साथ में, समझ में आ रहा है जिंदगी के अंदर। लेकिन मेरी मम्मी के साथ कहीं जाऊं ना, गली नुक्कड़ चौराहे, मम्मी पूछती है ये भैया ड्रेस कितने का या स्टोल कितने का है, वो बोलता है मैडम 450 का। मेरी मम्मी शुरुआत करती है 50 रुपए से, 50 में देगा,
वो बोलता है नहीं मैम 50 में कौन सा स्टॉल आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो 450 का स्टॉल मेरी मम्मी 50 रुपए में ही लेके आएगी। यही तो मम्मियां होती है, ये मम्मियों की खासियत होती है, ये बीवियों, ये लेडी जात में ही ऐसा होता है। आदमी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। लड़की नारी बनी ही इस चीज के लिए कि वो भैया भाव कर सके। ठीक है, कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को कुछ खरीदना नहीं होता, वो सिर्फ मेरे को लेके जाती है, भाव करके वापस देती है मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। ये भी हो सकता है, मैं सच्ची बोल रहा हूं जिंदगी के अंदर। तो अब अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, 1 2 3, लेकिन इसको कंबाइन करके मेरी मम्मी ने वो सब्जी 150 रुपए में लेके आई। मैं उसको मतलब जाते जाते ऐसा मेरा मन हो जाता है कि इसको 50 रुपए एक्स्ट्रा देके जाऊं। भाई 240 की सब्जी 150 में ला रहे दोपहर, ऐसे उसके बाल बच्चे हैं, बीवी बच्चे, उनका टेंशन मेरे को आना शुरू हो जाता है, मेरे बीवी बच्चों का तो है, उसका भी टेंशन आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसको हम कहा जाता है, दिस इज अ काइंड ऑफ मर्जर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज करके एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ये हम नॉर्मली करते हैं और डे टू डे में करते हैं, डे टू डे में। और सबकी मम्मियां ऐसी होंगी, मेरे को मालूम है। ठीक है, इतना भाव करेंगे, इतना भाव करेंगे कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं फकीर हूं क्या, या क्या पैसे नहीं है क्या मेरे खाने के वास्ते, इतना भाव करते हैं। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेट करना अच्छे तरीके से। अगला, डिस्चार्ज बाय ब्रीच। और अभी जो लड़कियां इस लेक्चर को देख रही है वो भी आगे जाके भाव करेंगी, मेरे को मालूम है। ठीक है, मतलब अभी क्या बोलना है जिंदगी के अंदर, सब्जी वालों के साथ मत करते जाओ, मॉल वॉल में करते जाओ, जहां करना, मैं मूवी थिएटर में जाके करते जाओ, नहीं वहां नहीं करेंगे, वहां तो स्टैंडर्ड दिखाना है। ठीक, मैं तो मानू स्टैंडर्ड। ठीक है, लेट्स गो आगे। डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के कैसे डिस्चार्ज हो सकता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंपल, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ब्रीच मतलब सीधा, तो यहां पहले मीनिंग ऑफ ब्रीच लिखो, लिखना फटाफट, मीनिंग ऑफ ब्रीच। मर्जर ऑफ राइट्स के अंदर पहले एग्जांपल लिख लो, आई एम सॉरी, मर्जर ऑफ राइट्स में पहले एग्जांपल लिख के रखो। परचेस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल, परचेस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट एंड पेइंग इन कॉम्बिनेशन after negotiation, paying in combination after negotiation, is merger of contract. Full stop. There is merger of contract. Full stop. लिख लिया सबने? अगला, पहले तो ब्रीच का मीनिंग लिखो। ब्रीच मतलब लिखना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पर्सन इज इनकेपेबल और नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स पर्सन इज इनकेपेबल और नॉट विलिंग टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट। Person is incapable or not willing to continue with the contract. Full stop. Not willing to continue with the contract. Consequence of breach वहां लिखना, if person is at default for breach of contract, consequence of breach में, if person is in default for breach of contract, person is in default for breach of contract, person is in default for breach of contract, then he will be liable for compensation, he will be liable for compensation. And if he is not in default, and contract is out of control, and contract or breach is out of control, then he will be not liable.
he will be not liable. Full stop. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बच्चों दो टाइप के होते हैं, बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये दो टाइप के होते हैं। पहला ब्रीच होता है एक्चुअल ब्रीच और दूसरा ब्रीच होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी, ठीक है, एंटीसिपेटरी वो है मतलब है, मेरे को स्पेलिंग मेरा बहुत फिक्स है, ये एंटीसिपेटरी मैंने पूरा स्पेलिंग लिखा है, मान लेना। पहला ब्रीच होता है एक्चुअल, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुप, कमेंट्स में कोई नहीं डालेगा, कुछ नहीं, चुप, लेट्स गो। एक्चुअल ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच मतलब you resigned the contract or you broke the contract, you broke the contract on the point or on the time of performance, on the point or at the time of performance तुमने contract break कर दिया। For example, साग्या तो याद ही होगा सबको साग्या तो पता ही होगा तुम साग्या ने समझो टेस्ला बुक किया, टेस्ला 3, साग्या ने टेस्ला 3 बुक किया, 60 लाख की कार है, रुपए 60 लाख की। साग्या को झटक भी दिया तो भी पैसा निकलेगा का पता नहीं। साग्या अगर देख रहा होगा तो साग्या हाय, ठीक है, टेंशन मत लेना साग्या, पत्र और घटना है काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सो साग्या ने बुक किया टेस्ला 3, हालांकि मेरी दुआ है तुम टेस्ला 3 लो जल्दी से जल्दी। सो साग्या ने बुक किया टेस्ला 3, बुकिंग हो गया, मैंने सुना है कि जून में ये रिलीज होगा, ठीक है, टेस्ला। तो साग्या ने 1 जुलाई के डिलीवरी डेट के लिए टेस्ला बुक किया 2021, टेस्ला 3 ऑटो पायलट कार है, ऑटो पायलट। इसका ऑटो पायलट तो एक्चुअल इंडिया में टेस्ट होगा, मुंबई में और कार को लेके छोड़ देना, या आपके शहर के किसी भी मेन चौक में ये कार को छोड़ देना, फिर उसका ऑटो पायलट टेस्ट होगा। दिमाग खराब हो जाएगा कार का मतलब कार का पैर लट हो जाएगा, ऑटो पायलट तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो साग्या ने टेस्ला बुक किया, 1 जुलाई 2021 का डिलीवरी था। साग्या फुल एकदम खुश, सबको बोल दिया टेस्ला बुक किया, बम पैसा, ये टेस्ला बुक किया, ऑटो पायलट बोले कार के अंदर, बोले बिना स्टीयरिंग पकड़े कार चलेगी, बोले मैं दूसरे काम करते रहूंगा, बोले कार के अंदर। दूसरे काम मतलब अरे वर्किंग करता रहेगा, तुम अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर, दूसरे काम मतलब डांसिंग कार मत सोचो नालायक लोगों, अच्छा सोचो जिंदगी के अंदर। तो साग्या बोले पैसे अपने काम करूंगा, बोले ऑटो पायलट वाली कार, सबको बोल दिया, सब दोस्तों सबको, और सब लोग जमा हो गए। 1 जुलाई को सब जन कार लेने के लिए पहुंचे शोरूम में, और शोरूम वाले ने बोला, टेस्ला शोरूम वाले ने, सर बोले सॉरी, सर सॉरी। साग्या बोलते सॉरी, साग्या बोलता क्यों, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? बोले तुम्हारी कार हमारे पास नहीं है। साग्या बोलता कार नहीं है तुम्हारे पास, तो बुकिंग कैसे लिया? नहीं, बोले हमारे पास सर कार थी पर अब नहीं है। साग्या बोलता है ऐसा कैसा, आप तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, पैसा लिया तूने। शोरूम वाला बोलता है सर हमने तुमसे पैसा तो लिया, कार लाई भी थी, कार यहां पे भी थी, पर सर कार में है ऑटो पायलट, तो सर कार खुद के खुद भाग गई है। कार ऑटो पायलट का मतलब वही है ना, कार भाग गई, तो कार साग्या की अपने आप भाग गई, शोरूम फोड़ के भाग गई, इधर उधर भाग गई, अपने को नहीं मालूम जो भी है, पर कार उस दिन शोरूम में अवेलेबल नहीं थी। This is called actual breach. Actual breach on the time of the performance of the contract, कार भाग गई क्योंकि कार ऑटो पायलट थी। अब ऑटो पायलट कार तो खुद ही चलती है ना, ऑटो पायलट मतलब जो खुद चलती है, तो कार चल के भाग गई, समझ में आ रहा है सबको, आ ना, तो कार चल के भाग गई। दिस इज एक्चुअल ब्रीच, ये एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इसलिए टेस्ला लेना है, लो ऑटो पायलट है भाई, याद रखना जिंदगी के अंदर, इसलिए कार भाग गई। दिस इज एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है एंटीसिपेटरी ब्रीच, जिसके अंदर हम करते हैं प्री बुकिंग, कार का प्री बुकिंग। समझो आज के डेट में तुमने 1 फरवरी या 14 फरवरी को तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बोला मेरे को टेस्ला चाहिए। 14 फरवरी 2021 को तुमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बोला मेरे को टेस्ला चाहिए, 2021, ठीक है, 21, प्यार की पहली, ठीक है, वो वाला। सो तुम्हारे गर्लफ्रेंड ने 2021 14 फरवरी को बोला कि मुझे टेस्ला चाहिए। अब तुम जिंदगी में, तुम्हारे स्टेटस तो झंड है, तुम्हारे पास टेस्ला कहां से आएगी, तुम्हारे पास टेस्ला का मॉडल खिलौने की भी टेस्ला तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तो तुम कहां से, फिर भी तुमने पैसा वैसा जुगाड़ करके, चोरी मारी करके, बैंक डकैती लूट मार करके, लोगों को फंसा फुसा के टेस्ला बुक की। बोले 1 जुलाई को 2021 को हमें टेस्ला 3 डिलीवर होनी चाहिए।
टेस्ला 3 हमको डिलीवर होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 को। तुमने बोला मेरे को टेस्ला चाहिए, मंजा पाइजा मंजे चाहिए, और तुमने गर्लफ्रेंड को बोल दिया तेरे को तेरी टेस्ला दी। लेकिन उन लोगों का मई में ही फोन आ जाता है, 1 मई को फोन आ जाता है उनका कि सर हम तुमको टेस्ला नहीं दे सकते, ये तुमको हम दे नहीं पाएंगे। तुमने बोला क्यों, मैंने पूरे पैसे भरे। बोले सर तुम्हारी शक्ल देख के हमको नहीं लगता तुमको टेस्ला देना चाहिए, तुम्हारी शक्ल और हमारी कार मैच ही नहीं होती। ये बोल दिया उनको, तुमने इज्जत निकाल दी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, पर कर दिया उन्होंने। बोले सर तुम्हारी शक्ल देख के लगता ही नहीं तुम टेस्ला वेस्ला चला पाओगे, भले उसमें ऑटो पायलट है, पर तुम्हारी शक्ल देख के ये भी नहीं लगता तुम ऑटो पायलट भी संभाल पाओगे। क्लियर है? तो उन्होंने 1 मई को बोल दिया दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डन, दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डन, दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। 1 जुलाई को परफॉर्मेंस था, पर 1 मई को ही बोल दिया, 1 मई को ही बोल दिया दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डन, दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेशन में ब्रीच है, एंटीसिपेट किया है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। रीजन भले ही कोई हो, शक्ल का रीजन ये मजाक के लिए है, रीजन ये हो सकता है टेस्ला आउट ऑफ स्टॉक है, रीजन ये हो सकता है कि इंडिया में रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए टेस्ला के लिए, इसलिए वो बेच नहीं पा रहे हैं, रीजन कोई भी हो सकता है। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस के टाइम के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो एक्चुअल ब्रीच, अगर फ्यूचर देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया तो एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। तो ऐसा होगा, इसको लिख लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। वही बेटा कीर्थी एक्चुअल ब्रीच का, दैट इज द ओनली एग्जांपल। इफ यू प्री बुक समथिंग ऑन एंड टाइम पे व्हेन यू गो फॉर द डिलीवरी, जैसे तुमने सूट सिलवाने के लिए डाला, शादी के टाइम पे सूट सिलवाने के लिए डाला, इफ यू पुट अ सूट, शादी के लिए आपने सूट सिलवाने को डाला, एंड शादी के 2 दिन पहले जब लेने गए तो टेलर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले सूट जल गया तुम्हारा। एक्चुअल ब्रीच, परफॉर्मेंस के टाइम पे ब्रीच हुआ है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? रिविजन लेक्चर सभी के सभी देखने पड़ेंगे बेटा, उसके सिवा बात नहीं बनेगी। चलो डन, एवरीबॉडी यस और नो? एंड इंप्लाइड है इसलिए एंटीसिपेटरी ब्रीच है बेटा। वनीशा, इंप्लाइड है इसलिए एंटीसिपेटरी ब्रीच है। एंटीसिपेटरी ब्रीच हमेशा इंप्लाइड ही होता है कि आगे परफॉर्म नहीं कर सकते, इंप्लाइड है तभी ब्रीच है। अगर डाउट रहा कि आगे परफॉर्म कर सकते हैं तो क्यों तोड़ेगा, वो रुकेगा जब तक चीज सर्टन नहीं होती। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच हमेशा इंप्लाइड ही होता है कि आगे परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए आज तोड़ रहा हूं। क्लियर है? हो गया लिखना सबका? नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, या बाद में भी लिख सकते हो। डन? आ जाओ वापस। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रेमेडीज ले सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन, एक पार्टी लायबल रहेगा, अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करता है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। सो व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय वन पार्टी, द अदर पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड। इन सच अ केस एग्रीड पार्टी इज एब्सॉल्व्ड फॉर हिज ऑब्लिगेशन। जो एग्रीड पार्टी है वो एब्सॉल्व हो गई। अगर समझो तुमने टेस्ला बुक की, आधे ही पैसे दिए, और एंड टाइम ने उसके ने आपको बोला टेस्ला नहीं मिल सकती, तो बचे हुए आधे आपको देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? जो आपकी लाइबिलिटी, अपोजिट पार्टी की जो लाइबिलिटी है उससे वो एब्सॉल्व हो जाएगा। एब्सॉल्व हो जाएगा मतलब उसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। इट इज एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन फॉर डैमेजेस दैट माइट बी सफर्ड। जो डैमेजेस हुए हैं उसके लिए उसको कंपेंसेशन भी मिल सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? और फिर उसके बाद में डैमेजेस के टाइप है। अगर आपको याद होगा तो मैंने डैमेजेस के टाइप पढ़ा दिए हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ में क्रॉस रेफरेंस में। क्रॉस रेफरेंस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ में मैंने आपको ये डैमेजेस पढ़ाए थे। एग्जाम्पलरी विंडिकेट डैमेजेस, विंडिकेटिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस मैंने आपको पढ़ाया अगर आपको याद होगा तो। उसके बाद में नॉमिनल डैमेजेस, विंडिकेट एग्जाम्पलरी डैमेजेस कि भाई मानहानि का दावा, शादी फिक्स करके बाद में टाइम पे तोड़ दी तो मानहानि का दावा भरते हैं हम। प्रॉमिस टू मैरी, शादी फिक्स करके टाइम पे तोड़ना, मानहानि का दावा। या फिर रिच कस्टमर का चेक बाउंस करना, मुकेश अंबानी जी ने किसी को चेक दिया 10 लाख रुपए का, बैंक ने वो बाउंस कर दिया बिना किसी रीजन के, तो मुकेश अंबानी का नाम खराब होगा मार्केट में कि भैया इंडिया का रिचेस्ट पर्सन और चेक बाउंस होता है, मानहानि का दावा बैंक के ऊपर ठोक सकता है। सो दिस इज अ मानहानि का दावा। यहां पे आप लिख के रख सकते हो मानहानि का दावा। याद है आपको ये डैमेजेस मैंने पढ़ाए थे ना? याद आ रहे हैं क्या? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के साथ में मानहानि का दावा, यही एग्जांपल मैंने दिए थे, मैरिज का टूटने का, मुकेश अंबानी के टेंशन का। हाँ है ना? नहीं भी याद आ रहा होगा तो अभी बता देता हूं।
उसके बाद में लाइबिलिटी टू पे नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस मतलब जो डैमेजेस छोटे मोटे हैं, जैसे फाइलिंग वाइलिंग के डैमेजेस, फाइलिंग के डैमेजेस, डॉक्यूमेंटेशन के डैमेजेस, या कॉस्ट वगैरह के लिए लगे हुए डैमेजेस। नॉमिनल डैमेज छोटे मोटे कि भैया एग्रीमेंट के लिए जितना खर्चा आया, स्टैम्प पेपर का जितना खर्चा आया, वो डैमेजेस। फिर डैमेजेस इन डिटोरियोरेशन कॉज बाय डिले। डिटोरियोरेशन डैमेजेस, डिले की वजह से होने वाले डैमेजेस जो नॉर्मली लगते हैं पेरिशेबल गुड्स में, अगर समय पे ना पहुंचाओ तो। पेरिशेबल गुड्स, तुमने स्विगी या जोमेटो के ऊपर ऑर्डर किया और आज ऑर्डर दिया खाना कल शाम को आया, डिटोरियोरेशन डैमेजेस, तो तुम डैमेजेस क्लेम कर सकते हो कि भाई पैसा वापस चाहिए मेरे को। या तुमने पिज्जा बुलाया, अब पिज्जा का, ये मेरे साथ हुआ था, मैंने एक बार पिज्जा बुलाया, पिज्जा का जो बॉक्स है वो आड़ा ही रखना पड़ता है, बंदे ने उसको खड़ा रख के लाया तो पिज्जा की तो लग गई। दैट इज डैमेजेस फॉर डिटोरियोरेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब जो आपने एग्रीमेंट में लिखे हैं, एग्रीमेंट के अंदर के डैमेजेस। एग्रीमेंट में आपने लिखा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम डैमेजेस आपको अप्लाई करेंगे 2 लाख रुपए के, तो एग्रीमेंटेड डैमेजेस। ये सब चीजें सील ऑफ गुड्स एक्ट में हमारी हुई है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में अगला डैमेजेस जो आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ बॉन्ड, जिस दिन से एग्रीमेंट किया, या फ्रॉम डेट ऑफ डिफॉल्ट। 2 टाइप के इंटरेस्ट आप पे कर सकते हो। पहला, जिस दिन से एग्रीमेंट किया है वहां से लेके डिस्चार्ज तक का इंटरेस्ट, या जहां से डिफॉल्ट किया है, जिस दिन गलती हुई है वहां से लेके डिस्चार्ज तक का इंटरेस्ट, ये भी आप वहां पे क्लेम कर सकते हो। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट जो आप वहां पे क्लेम कर सकते हो। फिर उसके बाद में पेमेंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पता होगा। सिंपल इंटरेस्ट मतलब नॉर्मल प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीजें हमने बताई है ना ऑलरेडी। मेरे को कोई कमेंट्स में बताओ, मतलब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा कि सर ये हो गया है नहीं हो गया करके। पढ़ा हुआ से याद आ रहा है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर की सिचुएशन में मैंने बोला था कि भैया बंदे को, अगर ब्रीच ऑफ सेल के केस में मैंने आपको बोला था कि बंदा अगर ब्रीच ऑफ सेल होता है तो ऐसे केस में कौन कौन सा डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कुछ याद आया? नहीं आया? हे भगवान, किसी को याद नहीं आया या ये हुआ ही नहीं है? एक बार जरा खुद के लेक्चर्स में चेक करो। ओके, अगर ये नहीं हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है, अनपेड सेलर के साथ वापस हो जाएगा, डोंट वरी। जब हम अनपेड सेलर लेंगे उसके साथ में वापस मैं इसको पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन लेने की। अच्छा, नहीं हुआ है, सभी बोल रहे हैं नहीं हुआ है मतलब नहीं हुआ है, तो अपन इसको अनपेड सेलर के साथ में पढ़ा देंगे, ठीक है। या जितने भी डैमेजेस वगैरह पेंडिंग है इसको अनपेड सेलर के साथ। मेरे को ऐसा लगा क्योंकि लास्ट टाइम जब अनपेड सेलर का लेक्चर में रिकॉर्ड किया था तब ये डैमेजेस बोले थे। कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ है तो हम अगले लेक्चर में जब अनपेड सेलर लेंगे, परसों के लेक्चर में, तब मैं आपको ये सब चीजें वापस से बता दूंगा। यहां से पेंडिंग रखना परसों के लेक्चर के लिए। कल तो आपका कंपनीज एक्ट, नहीं तो अभी अपलोड हो जाएगा कंपनीज एक्ट का लेक्चर। कल अगर हो सके तो मैं 6 बजे लाइव आऊंगा, ठीक है। नहीं हुआ तो मैं परसों 6 बजे लाइव आ जाऊंगा ये सब चीजें पढ़ाने के लिए, ठीक है। आज के लिए फिर मैं ऐसा सोच रहा हूं, इतना काफी करते, 1 घंटा हो चुका है। अदर लाइबिलिटीज भी है, थोड़ी सी काम वाम करना बाकी है, तो आज के लिए इतना काफी करते हैं। कंपनीज एक्ट का जो मिसिंग कंटेंट है वो एक तो आज अपलोड हो जाएगा, नहीं तो कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है, वो आपने देख लेना। और उसके बाद में परसों के लेक्चर में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देश दर्शन करे, साइनिंग आउट, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।